नमस्कार मित्रों, हम इस वीडियो सीरीज में जान रहे हैं राहु के फलों के बारे में। राहु देवता के प्रथम भाव में फल को अभी तक हमने जाना है। प्रथम भाव में क्या फल देते हैं। प्रथम भाव आप जानते हैं कि सेल्फ होता है, यानी कि अपना स्वयं का भाव होता है। और अपने स्वयं के भाव यानी कि राहु का जो भी इंट्रिंसिक गुण है, उसका जो अपना गुण है ना, वो आपके लगन में दे देगा। अर्थात एक ओजस्वी वक्ता हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, मतलब कि रहस्यमयी व्यक्ति होगा। और ओजस्वी वक्ता कहने का मतलब कि उसके अंदर ज्ञान बहुत भरपूर होगा, क्योंकि राहु जो है वो गुरु के समतुल्य माना गया है। उसी प्रकार उसी चर्चा को बढ़ाते हुए आज हम दूसरे भाव में राहु के फल की चर्चा करेंगे। दूसरा भाव होता है फैमिली यानी कि परिवार का। दूसरा भाव होता है आपकी एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का, आपकी सेविंग्स का, आपका जो अचल संपत्ति है उसका, और जो आप अपने पिता वगैरह से जो इनहेरिट करते हैं अचल संपत्ति, उसका भी भाव होता है ये। और आपका जो बचपन होता है उसका भी भाव होता है ये। तो राहु के हम दूसरे भाव में फल के बारे में जानेंगे। और दूसरा भाव का जो कारकत्व है, यानी कि दूसरा भाव धन का कारकत्व और लेकर आता है, और उसके कारक स्वामी होते हैं जुपिटर। हालांकि ये काल पुरुष में शुक्र के क्षेत्र में आता है, लेकिन कारक ग्रह के अगर जो तुलना की जाती है तो उसमें दूसरे भाव के जो कारक ग्रह हैं वो आते हैं आपके बृहस्पति देव। तो एजुकेशन, मनी वगैरह मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको। अब यदि यहाँ पर आप चर्चा करें कि राहु दूसरे भाव में क्या फल देंगे, तो उसके पहले जानिए कि वर्तमान में राहु जो है वो मेष राशि में जुपिटर यानी बृहस्पति देव के साथ बैठे हुए हैं। और अक्टूबर लास्ट में, नवंबर प्रथम में वो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मतलब वो चले जाएंगे मीन राशि में, क्योंकि राहु जो है वो हमेशा वक्री कर चलते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, और सूर्य महाराज और चंद्र महाराज जो हैं वो हमेशा सीधा चलते हैं, वो कभी भी वक्री नहीं होते हैं। और बाकी सारे ग्रह जो बचे वो कभी वक्री कभी सीधा चलते हैं। तो अक्टूबर लास्ट और नवंबर स्टार्टिंग में अब जो राहु देवता है 2023 में वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे वो मीन राशि में। तो यदि हम बात करें मेष राशि के लिए, तो वर्तमान में तो आपकी ही राशि में है। तो आपके लिए कुछ ना कुछ नया करने का, या फिर नया सोचने का, या फिर स्थान परिवर्तन का आपका योग बना होगा। लेकिन वो जैसे ही आपके 12वें भाव में जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ी बढ़ जाएंगी। आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में, और साथ ही साथ मतलब व्यर्थ के क्षेत्रों में, जहाँ खर्च नहीं होना चाहिए, जहाँ आदमी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है कि नहीं यहाँ पे खर्च नहीं करना है, उन सारे क्षेत्रों में आपके खर्च बढ़ जाएंगे, याद रखिए। उसी प्रकार यदि वृष राशि के लिए, वृषभ राशि जिसे टॉरस बोलते हैं, उसके लिए देखेंगे तो जो राहु देवता हैं वो अभी आपके 12वें भाव में है, जो कि आपके लिए खर्च का साधन बने हुए हैं, आपके लिए थोड़े परेशानियों का साधन बने हुए हैं। जेल, मुकदमा, ये सब चीज़ें होती हैं ना 12वें भाव में जाने पे होती हैं राहु के। तो अब आप इनसे थोड़ा निजात पाएंगे, क्योंकि राहु आपके 11वें भाव में जा रहे हैं, यानी कि लाभ भाव में जा रहे हैं। तो आपके लिए लाभ के मार्ग खोलेंगे। अभी तक जो आप व्यय, खर्च वगैरह, इधर उधर चोट चपेट या फिर हॉस्पिटल के खर्चों से परेशान थे, उससे आपको निजात मिलेगी और आप जो हैं लाभ की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये जो गोचर की जो स्थिति है ना, गोचर की स्थिति की चर्चा एक हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। आइए हम इसमें जानते हैं कि दूसरे भाव में राहु बैठकर क्या फल देते हैं। दूसरा भाव में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कारकत्व तो बृहस्पति का है, उसका मालिकाना हक शुक्र का है। और यदि राहु जाकर बैठ गए तो राहु करते क्या हैं कि जिस घर में बैठते हैं उससे संबंधित पूरी ज़िंदगी आपकी हो जाती है। अर्थात आप अपने जो ज़िंदगी है, अचल संपत्ति, अपना परिवार, अपना एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, अपना बचपन की यादें, इन सब चीज़ों में ना आप उलझ के रहिएगा। आप उन्हीं में या तो अच्छा फील कीजिएगा या फिर उन्हीं से आपको थोड़ी परेशानियां फील होंगी। डिपेंड करता है कि उसका जो डिपॉजिटर ग्रह है, मतलब कि राहु किस घर में बैठा है और उसका मालिक कहाँ बैठा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि राहु कैसा फल देगा। तो राहु यहाँ बैठता है तो जातक को थोड़ी विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति में लगाता है। जैसे अचल संपत्ति का घर हो गया, ये धन का घर हो गया। तो राहु यहाँ पर धन, अधिक धन मात्रा में धन चाहिए, हमको धन इकट्ठा करना है, हमको कहीं कहीं से भी धन लाए, लेकिन धन आदमी को मिलता नहीं है जल्दी। धन को प्राप्त करने के लिए परेशान रहता है राहु यहाँ पर। तो किसी न किसी माध्यम से, चाहे उसके पास कितना भी धन हो जाए, वो और धन की कामना करता है। वह मन में चोरी की, या फिर जो होता है ना ब्राइबरी केसेस वगैरह जो होते हैं, उन सब की कामना मन में करता है। तो इनसे आपको निजात पाना होगा। अपने कुटुंब का नाश करने वाला, झूठ बोलने वाला, कटुभाषी, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है। राहु यहाँ बैठा है, यदि पीड़ित हो गया तब तो कुटुंब का नाश कर देगा, झूठ बुलवाएगा, आपके लिए कटुभाषी होगा।
और स्वभाव आपका निर्भय रहेगा, मतलब कि एकदम डरेगा कि नहीं कहीं भी, एकदम जहाँ डरना चाहिए, जहाँ चुपचाप बल्कि बच के निकलना चाहिए वहाँ भी लड़ने को ऐसा व्यक्ति उद्यत रहेगा। तो राहु का यहाँ पर अच्छा फल का प्राप्त प्रयास करना चाहिए, मतलब राहु को कमज़ोर कीजिए, याद रखिए आप दूसरे अच्छे ग्रहों को बलवान कीजिए, मतलब बृहस्पति देवता का यहाँ पर उपाय कीजिए, बृहस्पति देवता को मजबूत कीजिए। याद रखिए राहु देवता का उपाय करने से क्या मतलब, उपाय करना मतलब कि राहु को और मजबूत बना देना। जैसे आप बीमारी कर आपको कुछ हुआ है, कैंसर हुआ है, मान लीजिए बुखारी हुआ है, छोड़ दीजिए बुखारी हुआ है, तो आप एसी बंद करके सोइएगा ना, आप पंखा जो चल रहा है उसको बंद कीजिएगा ना, कि ऐसा थोड़े है कि आप पंखा चलाते रहिएगा और एसी मस्त एकदम चला दीजिएगा, एकदम ठंडा कर दीजिएगा तो आपका बुखार जल्दी ठीक होगा, नहीं ना ठीक होगा। तो उसी प्रकार है कि राहु को फेवरेबल कंडीशन नहीं देना है यहाँ पर, फेवरेबल राहु को यहाँ पर क्या पूरी ग्रह में, पूरी कुंडली में जहाँ भी हैं वो फेवरेबल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। राहु जिसके घर में बैठा है ना उस ग्रह का उपाय कीजिए, वह ग्रह जो है ना अपना मजबूत हो जाएगा तो अपना जो घर है उससे मुकाबले अच्छा फल देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर काल पुरुष में शुक्र इसके मालिक होते हैं, काल पुरुष में जो धन का कारकत्व तो होता है वो जुपिटर के हाथ में जाता है, तब जुपिटर को मजबूत कीजिए, यहाँ पर राहु को कमज़ोर कीजिए, तब जाके आप कलयुगी परिवेश से बचेंगे। अन्यथा यदि आप कलयुग में मतलब भोग में ज़्यादा विचार करते हैं, आप मांस मदिरा वगैरह में ज़्यादा आपका रुचि है, तब तो आप राहु आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा और आप पाप कर्म की ओर ज़्यादा बढ़िएगा। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, याद रखिए राहु को मजबूत करना और राहु को कमज़ोर करना, दो चीज़ें हैं। यदि आप आध्यात्मिकता और अपने जीवन को सात्विकता की ओर लेके जाना चाहते हैं, सद्गति की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो आपको राहु को कमज़ोर करना होगा, क्योंकि राहु राक्षस प्रवृत्ति है और कलयुगी है। और यदि आप अपने जीवन को यही भोग संसार में रखना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बहुत सारा धन चाहते हैं, यहाँ पे ऐश मौज करना चाहते हैं, तो वो राक्षस प्रवृत्ति हो गया, वो आपका राजसी प्रवृत्ति हो गया, तामसिक वृत्ति हो गया। तो उसमें आप राहु को मजबूत कर सकते हैं। राहु को मजबूत करने से क्या होगा कि आप धन की ओर भागेंगे, जीवन आपका एक्टिव रहेगा धन की ओर, और आप कहीं ना कहीं से धन प्राप्त करने का कोशिश करते रहेंगे। द्वितीय भाव में राहु रहता है और तो ऑटोमेटिकली है कि जो केतु है वो अष्टम भाव में रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि इस व्यक्ति के धन की वृद्धि और रक्षा करने वाला भी होता है। इसकी मृत्यु किसी हथियार आदि से हो सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये मंगल यदि सपोर्ट कर दे, मंगल शनि वगैरह, तो ऐसा होता है। अल्प संतति वाला, मतलब संतान इसके कम देखे जाते हैं। प्रदेश गमन, मतलब अपने घर से अलग घूमने घामने वाला रहता है। संग्रहशील, शत्रुओं का विनाशक, और मत्स्य मांस ये सब जो होता है ना, मतलब कि विधर्मी वाला कार्य है, उससे वो धन की उपार्जन करता है। राहु यदि यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो नीच से भी होगा, मतलब कि दुर्जनों के साथ रहने वाला, चंचल। हालांकि उन्हीं चीज़ों में ये सुखी भी होता है, उन्हीं चीज़ों में वो सुख भी प्राप्त करता है। मतलब जाहिर सी बात है कि यदि आप अपना संगत जैसा रखेंगे और जैसा मन आप बना के रखेंगे, यदि आप तामसिक वृत्ति में रहेंगे तो आपको वैसे ही जैसा संगति मिलेगा उसी में आप प्रसन्न रह जाएंगे। विलक्षण बुद्धि होता है, हालांकि स्त्री सुख से थोड़ी परेशानियाँ होती हैं ऐसे व्यक्ति को। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना वो राजा के समान तबीयत रखता है, मतलब कि जो मन का जो सोच है कि मतलब राजसी ठाट बाट में रहें। तो इस परिस्थिति में कभी कभी होता है कि यदि धन दौलत सही से ना आए, गुरु बृहस्पति वगैरह का पोजीशन बढ़िया से ना हो, धन यदि कम आए, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी कर्ज वर्ज लेके भी अपना पैतृक संपत्ति बर्बाद कर लेता है। और यदि यहाँ पर राहु मजबूत हुए तो आपकी आमदनी अच्छी होगी और सेहत उम्दा होगा, लंबी उम्र होगी, और तबीयत, मतलब जैसा मैंने बताया कि जो लखनऊ के नवाबों वाले ख्याल है कि भाई हमारा एकदम ठाट बाट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो दूसरे भाव में राहु ऐसा देता है, व्यक्ति काफ़ी ठाट बाट में रहना पसंद करता है। यहाँ पर एक चीज़ यह भी बताया गया है कि राहु दूसरे भाव में है तो रात के वक्त कोई शरारत ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, मतलब रात के वक्त चोरी करना, दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल लाना, वो नहीं करना चाहिए, वो परेशानी होता है। ऐसे में राहु चांदी धारण करना या फिर चांदी का उपाय करना, या तो चोरी शरारतें या फिर ससुराल की मंदी हालत का बचाव करने के लिए आप चांदी का उपाय कर सकते हैं, मतलब चांदी किसी को दान कर सकते हैं, वहाँ भी ऐसा उपाय बताया गया है। लाल किताब के तीसरे फल की जब चर्चा करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि राहु नीक हालत में रहता है तो 25 वर्ष तक उसके बाद, मतलब 25 वर्ष तक आप ऐसे जीते हैं, 25 वर्ष के बाद व्यक्ति जो होता है ना दौलत के आराम में होगा, मतलब 25 वर्ष बाद उसका भाग्योदय हो जाता है और
धन की तरफ वो बढ़ जाता है, धन कमाने लगता है। 36 साल उम्र से 42 साल तक उम्र थोड़ा मंदी रहेगा, या फिर जो धन दौलत की कम जो तेज गति से आती है वो थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि 36 साल में शनि में मैच्योर हो जाते हैं तो थोड़ा कर्म का फल भी मिलने लगता है। इसलिए कर्म अच्छे कीजिएगा तो ज़्यादा मंदी नहीं आएगी। यहाँ पर एक चीज़, जैसा मैंने बताया कि राहु यदि दूसरे भाव में बैठा है तो बहुत धन की आवश्यकता उसको पड़ती है, बहुत धन करता है, कहीं से धन प्राप्त हो जाए। तो लाल किताब में भी लिखा हुआ है कि मंदी हालत के तहत शख्स खुद मुफ्त का माल खाकर गुजारा करे और खैरात करने की कभी दिमाग में भी ना लाए। मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि खुद तो दूसरे का धन खा लेगा ये, खुद तो मांग के खा लेगा ये, खुद को मुफ्त का कहीं मिले या फिर कहीं से मतलब लूट के, जिस तरीके से मतलब राहु यहाँ बैठा हुआ है खा ले, लेकिन खुद दूसरे को देने के लिए ना नहीं देता है ये। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि धर्म मंदिर में बैठकर भी पाप करने से बाज ना आएगा और अपनी आखिरी वक्त को भी गंदा कर लेगा। तो ये थोड़ा परेशानी वाला है। तो यहाँ पर राहु का उपाय आप ज़रूर कीजिए। राहु का उपाय नहीं कर सकते हैं तो राहु जिस घर में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है, उसके नंबर देख लीजिए, उसका मालिक कौन है, उसका उपाय ज़रूर कीजिए, जिससे राहु थोड़ा अच्छा फल देने लगे, डिपॉजिटर के हिसाब से फल देने लगे। क्योंकि बहुत सारी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राहु केतु जिस घर में बैठते हैं उसके मालिक के अकॉर्डिंग फल देते हैं। ये धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली है, जो कि आप जानते हैं कि भारत के विश्व प्रसिद्ध, मतलब भारत का विश्व के धनी मनी लोगों में आते हैं। इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है। तो तीसरे भाव की चर्चा हम कल करेंगे, अगले दिन करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए राहु जो है उपचय भावों में 3, 6, 10, 11 भावों में अच्छे फल देता है। अच्छे फल मतलब धन दौलत देता है। राहु मोक्ष कारक तो होता नहीं है, तो राहु आपको धन दौलत दे के सांसारिक चीज़ों में ही उलझाता है। इसलिए राहु को 3, 6, 10, 11 में मजबूत माना जाता है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है और वो भी अपने घर का बैठा हुआ है। तो अपने घर का शनि बैठा हुआ है, पैतृक संपत्ति में बैठा हुआ है, अचल संपत्ति में बैठा हुआ है। और शनि जो है कारकत्व तो किस चीज़ का होता है, उसका ज़मीन के अंदर के चीज़ों का, या फिर लोहा का, या फिर कोयला का, या फिर पेट्रोलियम का, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो शनि के कंट्रोल में आती हैं। तो धीरूभाई अंबानी जी जिस सेक्टर में आगे बढ़े हैं, तो आप देखेंगे कि अनिल अंबानी को जो है ना वो टेलीकॉम सेक्टर मिला था, और जो मुकेश अंबानी है वो पेट्रोलियम सेक्टर ले लिए थे। तो आज के डेट में भी देखेंगे तो धीरूभाई अंबानी की कुंडली से देखेंगे तो उनका पेट्रोलियम सेक्टर वाला जो बिजनेस है वही सबसे ज़्यादा हाई पर है, क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर से ही मुकेश अंबानी ज़्यादा कमाए हैं और उसी पैसा को इधर उधर डाइवर्ट किए हैं। हालांकि इस कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आप कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलेंगे कुंडली में राहु के तीसरे भाव में के साथ, और साथ ही साथ राहु का जो गोचर हो रहा है तो उसका भी हम फल सभी राशियों पर सेपरेट चर्चा करेंगे। अपना आशीर्वाद जरूर बनाइए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।